जय हिंद। देखिए मैं राजसर गरिमा कोचिंग सेंटर से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ। तो बेटा जुटे रहिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम ईमानदारी से स्टडी करते रहिए, बस शांति से। और बेटा यहाँ पर देखेंगे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ, एकदम और अच्छी क्लास। तो समझेंगे यहाँ पर क्लास 10th का बेटा मैथ है, एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। और इस बैच का नाम है बेटा हौसलों की उड़ान। तो अपने हौसले बुलंद रखेंगे और इन हौसलों के साथ बढ़ते रहेंगे आगे। बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो आज रियल नंबर्स को फुल डिटेल में समझते हैं कि सर वास्तविक संख्याएं क्या हैं। चैप्टर नंबर पहले को पूरा नए अंदाज के साथ देखते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, एकदम बेसिक से समझाऊंगा, हर सवाल आसान तरीके से कराऊंगा। एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित रहेंगे बेटा। और यहाँ पर यूपी बोर्ड के लिए 100% सक्सेस तैयारी कराऊंगा आप लोगों की। ओके, यूपी बोर्ड 2027 के लिए 100% सक्सेस तैयारी करा के लेके जाऊंगा बेटा। बस बने रहिए और जुड़े रहिए ध्यान से, एकदम बेसिक से एंड टॉप तक आपकी स्टडी में कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्लास 10th के मैथ को शुरुआत से यानी चैप्टर नंबर 1 से बेसिक से समझते हैं एकदम डिटेल के साथ। तो देखिए बेटा ध्यान से बने रहिए सभी बच्चे। बेटा चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है क्लास 10th के मैथ का, क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। सब बच्चों को चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर्स, समझेंगे बेटा रियल नंबर्स क्या है। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, वास्तविक संख्याएं बेटा क्या होती हैं। तो देखिए आप एकदम शॉर्ट में समझा के चलूंगा और बेटा पूरा बेसिक के साथ। परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है बेटा जी, परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह है, परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है बेटा जी, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी सर। अब हम एक और बात समझ लेते हैं सर, परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए जिनको p बट्टे q के रूप में लिखा जाता है उन्हें बेटा जी क्या कहते हैं, इनको p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं, जिन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें बेटा क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। और जिन्हें बेटा p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें बेटा जी अपरमेय संख्या कहते हैं। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई आप सभी को, जिन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय, नहीं लिखा जा सकता है अपरमेय। अब एक छोटी सी बात और मैं बताता हूँ, देखिए परमेय और अपरमेय से अधिकांशतः कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करूंगा बेटा आप लोगों का। देखिए ध्यान से, अगर मैंने बोला यहाँ पर p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, सॉरी नहीं लिखा जा सकता अपरमेय और लिखा जा सकता है परमेय। तो बेटा यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना, एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि सर 2 है और √2 है। यहाँ पर एक बात और बेटा 1/2, 2, 1, 0 या 2/3, 22/7, ये सब कैसी संख्या है बाबू, परमेय है। और यहाँ पर ये देखेंगे √2, 1/√7 या फिर बेटा 2/5, x + 2/7, कुछ भी लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, 1 + 2 पाई लिख सकते हैं। ये सब बेटा जी अपर में है। अब बात आती है सर, आप कहें कि सर आपने √2 को अपर में बताया है और 2 को बेटा जी पर में बताया है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी बता के चल रहा हूँ बेटा, आप कहेंगे कि सर एक बार बताइए 2 एक पर में है और √2 अपर में है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि सर इससे पर में तो जो होता है जिनको p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, और अपर में वो होता है जिनको p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है एकदम, ओके। लेकिन ध्यान से समझेंगे बाबू कि आप कहें कि सर हम 2 को भी एक बट मतलब 2 बट्टे 1 लिख सकते हैं, मतलब 2 के बट्टे कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, बात सही है। और बेटा √2 को भी क्या कर सकते हैं, √2 बट्टे 1 मान सकते हैं, ओके। यानी कि जब 2 के बट्टे हम 1 लिख सकते हैं तो √2 के भी बट्टे 1 ले सकते हैं, एकदम सही बात है। तो बिल्कुल बात सही है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, 2 के बट्टे जब हमने 1 ले लिया तो ये p बट्टे q के रूप में हो गया, चेंज हो गया, यानी कि p बट्टे q के रूप में लिख गया। और जब ये p बट्टे q के रूप में लिख गया तो इसका मतलब परमेय हो गया, एकदम सही बात है। तो बात ये है सर, √2 के बट्टे जब हमने 1 लिखा तो ये भी तो p बट्टे q के रूप में बदल गया, और जब ये भी 1 बट्टे p के रूप में मतलब p बट्टे q के रूप में बदल गया तो ये भी परमेय हुआ, एकदम राइट बात है।
ये भी परमेय हुआ। जब सर हम इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये परमेय है, तो अंडर रूट 2 के बट्टे 1 लगा रहे हैं तो ये भी परमेय हुआ, क्योंकि ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में बदल गया। अब बात आती है समझें कैसे, ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सा होगा जिससे हम फाइनल कर सकें कि ये हमारी परमेय है और ये हमारी अपरमेय है। लेकिन आप बता के चल रहे हैं सर कि ये अपरमेय है, अंडर रूट 2 अपरमेय है। हाँ बिल्कुल अपरमेय है बेटा, ध्यान से समझेंगे कैसे अपरमेय है। तो देखिए बेटा, एक चीज से आप हमेशा याद रख लेंगे, और कॉन्सेप्ट वो ऐसा है जिससे कि आपके माइंड में मिस कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, और वो कॉन्सेप्ट आपका हर डाउट क्लियर कर देगा कि परमेय अपरमेय को कैसे पहचानें, कैसे पता करें। तो देखिए बेटा ध्यान से, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, याद रखना बेटा ध्यान से, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है बाबू। ओके, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वो सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया बेटा? ध्यान से, दशमलव प्रसार यदि किसी संख्या का शांत है तो वो संख्या परमेय है, यानी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है बाबू? शांत होता है। और वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है बेटवा? अशांत होता है। यदि दशमलव प्रसार अशांत है तो समझ लीजिए वो सभी संख्याएं अपरमेय हैं। यहां से शब्द से भी आप क्लियर कर सकते हो। देखिए शांत यानी कि इसमें अ ना आ रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर अशांत, इसमें आ दिखाई दे गया बेटा। जब आ दिखाई दे गया तो सीधी सी बात है ये कैसी संख्या होंगी? अपरमेय संख्या होंगी। ओके, ध्यान से समझ के चलना बाबू, और कोशिश ये करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से समझा के चलूं। जिन संख्याओं में, यानी सीधी बात है, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत होते हैं वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरमेय होती हैं। ये बात आप मत भूलना। और यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब अपरमेय, और यहाँ पर आ नहीं है तो इसका मतलब है बेटा परमेय। इतनी सी बात समझ गए। आपको अगर पीवाई क्यू मतलब पी बट्टे क्यू के रूप से अगर कंफर्म नहीं हो रहा हो, क्लियर नहीं हो रहा हो, डाउट नहीं दूर हो रहा हो, तो आप शांत और अशांत से आप डाउट को दूर कर सकते हैं, एकदम क्लियर कर सकते हैं सर कौन सी संख्याएं परमेय होती हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय होती हैं। क्या इतनी सी बात समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हमने अभी अभी देखा था परमेय और अपरमेय को और वास्तविक संख्याओं को। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में बेटा एक प्रमेय है जिसका नाम है बाबू प्रमेय नंबर 1, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही इसी प्रमेय से हुई है। तो इस थ्योरम को थोड़ा अच्छे से समझ के चलेंगे। थ्योरम नंबर 1 कौन सी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को ध्यान से समझेंगे यहाँ पर एकदम निचोड़ के साथ। देखिए यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ थे बेटा, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? दो संख्याएं मानी थी, माना ए कॉमा बी दो सह अभाज्य गुणनखंड है। ओके बेटा, यूक्लिड ने सर्वप्रथम माना ए कॉमा बी दो सहअभाज्य गुणनखंड है, जिसमें बेटा इन्होंने ये कहा था जहां ए बड़ा होगा किससे बेटा जी? बी से। जब ए बड़ा होगा बी से तो यूक्लिड ने कहा सीधी सी बात है सर, जब ए बड़ा है बी से तो ए में हम बी का भाग लगाएंगे, यानी कि जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, तो इन्होंने कहा कि b का भाग लगेगा किस में बेटा जी? a में। जब b का भाग a में लगाया तो इन्होंने कहा कि कोई भागफल q आ सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास a और b दो सहअभाज्य गुणनखंड थे, कोई संख्या नहीं थी, इसलिए बेटा इन्होंने यहाँ पर कोई भागफल q मान लिया, q आ सकता है। और बेटा यहाँ पर शेषफल कोई r आ सकता है, और जो शेषफल होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी 5 भी हो सकता है, डॉट 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 एंड अप टू सो ऑन। क्या इतनी सी बात समझ में आई? यूक्लिड ने ये कहानी को बताया था। उन्होंने कहा a और b दो सहअभाज्य गुणनखंड हैं, जिसमें a बड़ा है b से। जब a बड़ा है b से तो a में b का ही भाग लग सकता है, यानी कि a में जब b का भाग दिया तो कोई भागफल q आया और शेषफल बेटा जी r आया। और r बराबर आप जानते हैं शेषफल कुछ भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अनंत तक शेषफल कुछ भी हो सकते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई होगी? तब इन्होंने बताया था, तब जानते हैं एक फॉर्मूला बेटा छोटा सा, तब भाज्य बराबर होता है, सब बच्चे जानते होंगे, नॉर्मल सा फॉर्मूला है बेटा, कक्षा 5-6 में पढ़ा दिया जाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
प्लस शेषफल। बेटा आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से समझते रहिए। मैंने क्या बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अब बेटा यहाँ पर देखिए, इसके अंदर जो संख्या लिखी जाती है बाबू, उसे कहते हैं भाज्य। ओके, और यहाँ पर जो संख्या मतलब आ जाता है आंसर, उसे कहते हैं भागफल। और यहाँ पर जो ये संख्या बी देख रहे हैं आप, इसे कहेंगे बेटा भाजक, यानी कि जिसका भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। और ये तो सब जानते ही, उसे कहते हैं बेटवा शेषफल। क्या इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई? जब इतनी सी बात समझ में आ गई तो बस कुछ नहीं बेटा, ये जो वैल्यूज हैं इनको इस फॉर्मूले में उठाकर रख दीजिए। तो बेटा भाज्य की जगह अगर मैं ए रख दिया तो भाज्य की जगह क्या आ गया, ए, और बेटा भाजक की जगह मैं बी रख दूंगा, और भागफल की जगह बेटा क्यू रख दूंगा, और शेषफल की जगह बेटा आर रख दूंगा। ये बन जाती है हमारी प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने कहा था कि जब शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब उससे 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसके लिए इन्होंने एक बात और छोटी सी बताई थी कि 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी। बेटा इतनी बात तो ध्यान से आप समझ लेना, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि 0 से शेषफल बराबर भी हो सकता है, मतलब जो शेषफल है वो 0 भी आ सकता है, और 0 से बड़ा भी शेषफल आ सकता है। और हमेशा याद रखना, जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा ही होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा? ओके, इसका मतलब ये हुआ। तो इतना समझ में आ गया होगा। मैं इसे एक बार दोबारा से फिर समझा दे रहा हूँ। 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी, इसका मतलब ये है कि 0 के बराबर भी शेषफल हो सकता है, और 0 से बड़ा भी शेषफल आ सकता है। और हमेशा याद रखना कि भाजक से शेषफल छोटा ही रहता है। ओके, अर्थात इन्होंने फाइनल थ्योरम बताया था कि ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, तो सभी बच्चों को ध्यान से समझते रहना है बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। तो a बराबर वी क्यू प्लस आर, कॉमा 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन वी। ओके, तो इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। बस बने रहिए और पढ़ते रहिए, एकदम लगन के साथ मेहनत करते रहिए। क्या थ्योरम सबको समझ में आए? जब प्रमेय समझ में आ गई तो बेटा जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने अभी अभी प्रमेय समझा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब बेटा देखिए, सेम ऐसा ही एक थ्योरम और है प्रमेय नंबर 2, जिसका नाम है बेटा जी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। देखिए हम यहाँ समझेंगे प्रमेय नंबर 2, और इस प्रमेय नंबर 2 का नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। बेटा अभी अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझा, अब हम समझेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। तो कुछ खास नहीं है, ना ज्यादा बड़ी है बेटा, सब समझना ये है कि सर वहां पर a कॉमा बी लिए थे, यहाँ पर c कॉमा डी ले लेते हैं, बस इतना सा अंतर है बेटा। उन्होंने माना c कॉमा डी दो सहअभाज्य गुणनखंड हैं। बेटा सेम चीज आपको देखेगी सर, दो सहअभाज्य गुणनखंड हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? जब बेटा ये दो सहभाज्य गुणनखंड हैं, वहां पर a कॉमा बी को ले लिया था, यहाँ पर c कॉमा डी को ले लिया था, बात एक ही है बेटा। जब इन्होंने c कॉमा डी को लिया था तो कहा था जहां सर d बड़ा होगा किससे, वो सॉरी c बड़ा होगा किससे, d से। जब बेटा जी c बड़ा होगा d से, तो सीधी सी बात है d का भाग हम c में देंगे, और जब d का भाग c में देंगे तो भागफल वही q आएगा, और r शेषफल आएगा। और शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अर्थात सेम थ्योरम है बेटा, कुछ नहीं इसमें कोई मतलब चेंजिंग है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वहां पर a और b था, यहाँ पर c और d है, बस इतना सा है, ये सब जानते हैं। अतः जो थ्योरम आई थी निकल के बेटा सेम वही, c बराबर डी क्यू प्लस आर, और 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन डी। क्या इतनी सी बात सब बच्चे समझ गए? क्या इतनी सी बात सब बच्चे समझ गए? और बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बाबू, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन HCF पूछता है, यानी कि मासा निकलवाता है, और यहां से आपको HCF पूछेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ओके, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, वो भी किसका, HCF का। तो ये मत भूलना, ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। HCF जरूर निकलवाएगा आपको बेटा, किसके द्वारा एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, वो भी किसका, HCF। और HCF कौन सी थ्योरम से निकलवाता है, यूक्लिड
एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से बेटा, ठीक है। तो प्रमेय सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अब हम ये समझेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं एचसीएफ को बेटा। चलिए मैं एचसीएफ बताऊंगा तब फुल डिटेल में बता दूंगा। इसे शॉर्ट में बेटा मासा कहते हैं। तो यहाँ से मासा पूछ लेता है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। देखिए एक यूक्लिड एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन एक ही बात है, सिर्फ चेंजिंग थोड़ी सी आपको दिख रही होगी। वहाँ ए और बी था, यहाँ पर सी और डी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के बता दूं, देखिए ध्यान से, थोड़ा बैक में जाके मैंने बता दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी है, और यहाँ पर देखिए बेटा आपने देखा कि सी और डी है। ओके, बस इतनी सी चेंजिंग है, सेम थ्योरम है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। अब हम बेटा एक्सरसाइज पहली का, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला समझते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर पहले से भी पहले हम ये समझते हैं कि सर एचसीएफ का मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। बेटा सबसे पहली बात है कि इसकी जो फुल फॉर्म है, एचसीएफ की फुल फॉर्म, सभी बच्चों को याद रखना है बेटा। एच फॉर होता है बाबू हाईएस्ट, और बेटा सी फॉर होता है कॉमन, और एफ फॉर होता है बाबू फैक्टर। इतनी सी बात क्लियर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में बोलते हैं बाबू बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ओके, और बेटा इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा मासा, शॉर्ट में मासा कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है महत्तम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। क्या इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, हिंदी में बड़ी से बड़ी संख्या इसे कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म बेटा मासा, और इसकी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक। इतना सा क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा के दिखाता हूँ। देखिए मासा में ज्यादा कोई बड़ी खास बात नहीं है, बस समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो आगे बढ़ते रहिए। अब मैं इसी यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट डे देखूंगा। ओके चलिए, तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, कैसा भी है। जैसे एग्जांपल में मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं बेटा कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट मैंने ले लिया 135 और 205 का एचसीएफ हमें यहाँ पर निकालना है बेटा। ओके, और कौन सी प्रमेय से? यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। बेटा पूछा है एग्जाम में कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात है, आपको दिख रहा है क्योंकि 225 बड़ा है किससे बेटा जी? क्योंकि 225 बड़ा है किससे? 135 से। सबसे पहली बात, जब 225 135 से बड़ा है तो फाइनल है कि हम 135 का भाग देंगे किसमें बेटा? 225 में। इसलिए 135 का भाग दे रहे हैं बेटा 225 में। ओके, तो देखेंगे कितनी बार चला जाएगा, तो सीधा सा दिख रहा है लगभग एक बार यहाँ पर भाग चला जाएगा, यानी कि यहाँ 135 आ जाएगा। सही है भाई। और भाग करते हैं सेम वैसा ही जैसे हम भाग करते हैं, वैसा ही यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम भी थ्योरम लगाएंगे। तो बेटा देखिए 135 जब 225 में से जाएगा तो बेटा 90 बचेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं जिससे उसने पूछा है, हम उसको लिख लेते हैं बेटा यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से, क्योंकि उसने यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से क्वेश्चन को पूछा है। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से बेटा, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से हमने यहाँ पर लिख लिया। और हमारी जो थ्योरम है वो क्या है? क्या थी बेटा जी? चाहे ए लिख दो चाहे सी लिख दो, बात एक ही है। सी बराबर डी क्यू प्लस आर, और जहां जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन सी, वो डी, सॉरी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखिए सी की जगह देखेंगे सर यहाँ पर क्या है? सी भाज्य है, तो भाज्य यहाँ पर 225 है बराबर। डी की जगह कितना है बेटा? 135 यानी कि भाजक है, गुणा क्यू कितना है बेटा? 1 यानी कि भागफल हमारा 1 आया है, तो क्यू भागफल की जगह लिख देंगे 1, और बेटा शेषफल प्लस आर कितना आया बेटा? 90 आया है। और एक बात याद रखेंगे, जब तक जीरो शेषफल नहीं आ जाता है, जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाता है तब तक आंसर हमारा नहीं आता है। यहाँ पर लिख देंगे सर अभी जीरो नहीं आया है, मतलब शेषफल अभी जीरो हमें नहीं मिला है। और जैसे ही शेषफल जीरो मिलेगा समझ लीजिए वहां हमारा आंसर आ गया।
ओके, तो अभी यहाँ पर शेषफल 0 नहीं मिला, फिर आगे की ओर चले। अब 90 का भाग देंगे बेटा 135 में। क्या इतनी सी बात समझ में आई? कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? एक बार ही जाएगा बेटा। ओके, एक बार ही भाग जाएगा। जब हम 90 का भाग 135 में देंगे तो बेटा एक बार जाएगा, यहाँ पर 90 लिखेंगे और इसे 135 में से 90 को घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा? 45 बचेगा। ओके बाबू, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब? 145 में से 90 जाता है तो कितना बचता है? ओ सॉरी, 135 में से 90 जाता है तो कितना बचता है? 45। अब बेटा यहाँ पर थ्योरम लगा देंगे सेम जैसे ऊपर लगाया है। भैया क्या हो गया ये? बेटा देखिए ध्यान से, वैसे ही सेम अभी जो हमने यहाँ पर थ्योरम लगाया वैसे ही लगा देंगे। देखिए भाज्य यहाँ पर कितना है? 135, भाजक कितना है बेटा? 90, भागफल कितना है बेटा? 1 और शेषफल कितना है बेटा? 45। यानी कि यहाँ पर सर हमें एक बात और समझ में आ गई कि सर अभी भी r हमें 0 नहीं मिला, r इज नॉट इक्वल टू 0। और जब तक r 0 नहीं है तब तक हमारा HCF फाइंड नहीं है बेटा। अब हम 45 का भाग देंगे कितने में? 90 में। ओके, यहाँ तक सब बच्चों को कहानी समझ में आ रही होगी। एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ बेटा, स्लो मोशन में, बस समझते रहना। 45 का जब भाग बेटा 90 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90 और बेटा इसे घटाएंगे तो शेषफल 0 बच जाएगा। क्या सर इतनी सी बात समझ में आ गई? और जहां शेषफल 0, किस संख्या पर 0, वही है हमारा HCF। तो बेटा इसे हम लिख देंगे सेम थ्योरम की तरह, 90 है हमारा भाज्य और बेटा 45 है हमारा भाजक और बेटा 2 है हमारा भागफल और बेटा 0 है हमारा शेषफल। और मैंने बताया था कि बेटा जहां 0 शेषफल मिल जाता है, जहां शेषफल 0 मिल जाता है वही हमारा आंसर आ जाता है। तो अतः लिख देंगे 135 और 225 का HCF 45 है। ओके, सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ बेटा। ओके, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। और एक छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियोज़ को देखिए, चैनल पर जाइए और ध्यानपूर्वक सभी बच्चे पढ़ते रहिए बस मेहनत से। ओके, 2027 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट लेके आइए, बस मैं तो यही कहूँगा। और बस खुश रहो, खुशहाल रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो बेटा, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।